सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रमुख मदें हैं उनके अंतर्गत क्या क्या दिखाया जाता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे एज अ समरी। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे हम यहाँ पे उस लैंग्वेज में देख लें जिस लैंग्वेज में हमें ये क्वेश्चंस लिखने होते हैं, यानी कि इंग्लिश में। तो देखिए, कहा गया है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या दिखाया जाएगा। तो आप जान सकते हैं, अगर आपने पहला चैप्टर शेयर वाला पढ़ा होगा, फिर डिबेंचर वाला पढ़ा होगा, तो उसमें शेयर कैपिटल हम लिखते थे। तो शेयर कैपिटल जो होगी वो ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर फॉर पिक्चर वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत ये आइटम्स आते हैं। ठीक है, कैसे दिखाया जाएगा है कि किस हेडिंग के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो इसमें कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के बाद दिखाया जाता है, यानी कि लेस करने के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जो धनराशि बचती है वो दिखाई जाती है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये संपत्तियों के रीवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन के लिए बनाया जाता है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला अगर कोई लॉस है तो इसी से पूरा किया जाता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व, ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व बेसिकली जो ऑप्शन दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को उनसे संबंधित होता है। तो अगर इनसे संबंधित कहीं कोई लॉस होती है तो उस लॉस को हम ऑप्शन जो दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को या इवन एम्प्लॉइज़ को, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई लॉस जुड़ी हुई है, हानि जुड़ी है, तो उसे यहाँ से राइट ऑफ किया जा सकता है। इस उद्देश्य से ये बनाया जाता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसे दिखाया जाएगा। कुछ और भी रिजर्व हो सकते हैं जो ऊपर अभी जिनका जिक्र नहीं हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनी फंड, जो ये जो लिखा हुआ है, दरअसल ये अकाउंट तो अब बनता नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जिसे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जानते थे। कैसे दिखाएंगे, बताएंगे आपको सारी चीज़ें बारी बारी से डिटेल में। अभी इसका पूरा फॉर्मेट हम पढ़ेंगे। जो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हमने बात की है, पूरा फॉर्मेट है इसका, तो इसे हम अभी बाद में देख लेंगे। बाकी के सारे आइटम्स मुझे लगता है रिजर्व एंड सरप्लस में आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करें हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ की, तो हमने लोन फ्रॉम बैंक शामिल होता है, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज़ होता है। डिफ़र टैक्स लायबिलिटीज़ आपको पहले ही बताया जा चुका है। चलो याद करो, किस किस को याद आया कि डिफ़र टैक्स लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है या टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होता है जब डिफ़र टैक्स लायबिलिटी आता है। आप में से जिन बच्चों को ये याद आया हो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद आया तो मैं आपको रिवाइज़ करा दूं कि जब आपकी जो अकाउंटिंग इनकम होती है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, टैक्सेबल इनकम से TI यानी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाए, तो ये होता है डिफ़र्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, चलो अच्छा, डिपॉजिट्स में क्या आप दिखाओगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में? डिपॉजिट्स वो होती हैं जो पब्लिक से आप डिपॉजिट लेते हो, ये आपके ऊपर लायबिलिटी होती है, वापस करना पड़ेगा ना। तो पब्लिक डिपॉजिट हो गया। अनलेस स्पेसिफाइड इट विल बी अज्यूम दैट डिपॉजिट्स आर फॉर मोर देन 1 ईयर, जब तक कहा ना जाए डिपॉजिट्स 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हैं, ऐसा ही माना जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें प्रोविज़न आते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह। करंट लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें वो आइटम्स आते हैं लाइबिलिटीज़ के जो 1 साल से कम की अवधि के होते हैं। इट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग लाइक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी कि कुछ समय के लिए, 12 महीने से कम समय के लिए लिए गए उधार। शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ये समझ में आता ही होगा आपको, 12 महीने से कम की अवधि के बैंक लोन। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ऐसे लोन जो मांगे जाने पर तुरंत रिपेबल हों, वो सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का हिस्सा हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ का हिस्सा हैं। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स भी है। इन्हें हम सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के नाम से जानते हैं।
इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे इंटरेस्ट की ड्यू डेट 30 जून को होती है और 30 जून के अलावा 31 दिसंबर को होती है। 31 दिसंबर का पिछली बार का आप पे कर चुके हैं और 31 मार्च में आप खाते क्लोज कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर का आप दे चुके हो। 31 दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली एक्रूड तो है लेकिन ड्यू नहीं है। ड्यू ये 30 जून को होगा 3 महीने बाद, तो इसे बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड। कमा तो लिया गया यानी कि खर्च तो कर दिया गया इंटरेस्ट, बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, लेकिन अभी ये ड्यू नहीं है, ड्यू होगा 30 जून को। और ये बोरोइंग डिवेंचर वगैरह हो सकते हैं। डिवेंचर पे अक्सर 6 महीने का ब्याज इसी तरह से देना होता है, तो उस पर आपने, अगर आपको याद आ रहा हो, डिवेंचर वाले चैप्टर में पढ़ा था इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, है ना। ऐसे ही कभी कभी होगा कि इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू क्या होता है, जैसे अगर आपने 30 जून का भी पे, पिछली बार का पे नहीं किया और 31 दिसंबर का भी पे नहीं किया, आई मीन सॉरी, इसे फिर से सुनिए। मान लिया आपने 31 मार्च को ये देखा कि आपने 31 दिसंबर का भी पे नहीं किया है, तो ये 31 दिसंबर वाला जो है ये इंटरेस्ट एक्रूड है एंड ड्यू है ऑन बोरोइंग। और जो 31 मार्च को आप देखेंगे, जो जनवरी से फरवरी और मार्च यानी 3 महीने का है, ये इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है बोरोइंग पर। और ये जो 31 दिसंबर वाला होगा इसे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग कहा जाएगा। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर कोई है तो वो तो यहाँ पे आप जानते हैं कि लाइबिलिटी है ही अदर करंट लाइबिलिटी में। अनपेड डिविडेंड अगर कोई होते हैं, अनक्लेम डिविडेंड, वो इसमें आते हैं। आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन अगर लोगों को पे नहीं किया, को क्लेम करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, किसी ने क्लेम ही नहीं करा तो अनक्लेम अयाचित डिविडेंड कहलाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है, अदर करंट लायबिलिटी का हिस्सा हैं। और कुछ कॉल्स इन एडवांस जो आपको एडवांस में मिल चुका होता है वो भी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगर बात करें तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड इसी का हिस्सा होते हैं। करंट असेट, सॉरी, अब हम असेट साइड में आ गए हैं। नॉन करंट असेट की बात करें तो नॉन करंट असेट में वो सारी असेट्स होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय की हैं। और इसमें क्या क्या शामिल होगा, फिक्स्ड असेट पहला इसमें सब हेडिंग थी जिसके अंतर्गत टेंजिबल असेट आती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, लाइव स्टॉक, यानी कि अगर कोई घोड़ा, गधा, खच्चर वगैरह है जिसके माध्यम से आप माल की ढुलाई करते हैं। इंटेंजिबल असेट सच एज गुड्स, सॉरी, गुडविल, पेटेंट्स एट्सेट्रा, इसमें ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, ये सब आ जाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अगर कोई बिल्डिंग है और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन कोई अगर वो है बिल्डिंग है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगी। चलिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब तक कहा ना जाए ये माना जाएगा कि इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा समय के होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकते हैं, गवर्नमेंट या ट्रस्ट कोई हो अगर है उसकी सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, बॉन्ड वगैरह। और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड भी हो सकता है आपके द्वारा। और इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वो एक तरह का संस्थाएं होती हैं, ये लगभग हर बैंक के खुले हुए हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, और हर बैंक का लगभग आईडीबीआई म्यूचुअल फंड है। अलग अलग रिस्क वाले, अलग अलग क्या बोलेंगे, सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसे एक्सपर्ट जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें पोर्टफोलियो मैनेजर कहा जाता है, उनकी देखरेख में ऐसा किया जाता है। तो जनता जिनको ज़्यादा समझ नहीं है स्टॉक मार्केट की, अगर वो स्टॉक मार्केट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो मिनिमम 5,000 से वो शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। शेयर मार्केट का पैसा मिल जाएगा, बेनिफिट भी मिल जाएंगे और रिस्क भी आप अपना कम से कम कर लेंगे। बस इसमें इस सेवा के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को आपको थोड़े से चार्जेस देने पड़ते हैं आपकी अर्निंग्स पे। चलिए, डिफर्ड टैक्स एसेट की बात करें, इसे मैं एक बार बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाए अकाउंटिंग इनकम की,
तो ये डिफर्ड टैक्स असेट कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने किसी और को दिए हैं, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकते हैं, कैपिटल एडवांस में आप कैपिटल इन एडवांस इसे बोलेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होंगे। ये असेट का पार्ट है, ध्यान रखना, लोन आपने लिया नहीं है, दिया है, तो ये असेट है। करंट असेट इसमें जो 1 साल से कम समय के जो भी असेट्स हैं वो सब शामिल होते हैं। इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड एट्सेट्रा। एंड देन देयर आर इन्वेंट्रीज लाइक स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट एट्सेट्रा। जैसे कि ट्रेड पेबल आपने पढ़ा था, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थे, उसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ये सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कैश इन हैंड शामिल होता है और कैश एट 3 महीने की जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं वह भी इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल मानी जाती हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि इन्हें आप जब भी बेचें तो ये जितना इनका फेस प्राइस होता है, फेस वैल्यू होती है, ये उतनी की ही बिकती हैं, किसी भी कीमत में इनकी मूल्य में कोई कमी नहीं आती है। तो वो भी अगर हैं तो वो शामिल कर ली जाती हैं। चलिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो कम 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए दिया गया लोन इसमें आता है। इसमें उदाहरण है एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, एडवांस जो आपने दिया है जो कैश में रिकवर करने योग्य है। रिकवरेबल यानी कि वसूली योग्य। चलिए बात करते हैं अदर करंट असेट्स की, तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह शामिल होंगे। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ और कमिटमेंट बैलेंस शीट में तो नहीं आते, लेकिन इन्हें नोट्स में दिखाया जाता है। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, कंटिजेंट लायबिलिटीज़ की बात कर लें। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, ऐसे क्लेम्स जो कंपनी के ऊपर किए गए हैं। क्लेम का मतलब होता है वाद, यानी कि कोर्ट स्वीट कोई, यानी कि कोर्ट केस कोई जो आपके ऊपर चल रहा है, लेकिन उसे अभी तक ऋण या लायबिलिटी के तौर पे माना नहीं गया है, जब तक कि आप वो केस हार नहीं जाते। तो उस केस के हारने पर ये आपका डेट के तौर पे एक्नॉलेज हो जाएगा, और अगर वो केस आप जीत जाते हैं तो ये डेट के तौर पे एक्नॉलेज, यानी कि डेट ऋण का के रूप में इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो किसी घटना के घटित होने पर कोई लायबिलिटी का हो जाना ही कंटिजेंट यानी कि संदिग्ध देते हैं किसी दूसरी व्यक्ति को या कंपनी को। तो अगर वो व्यक्ति डिफ़ॉल्टर हो जाता है तो ये आपके द्वारा दी गई गारंटी आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए लोन हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि लायबिलिटी हो जाएगी। सो गारंटी गिवन बाय द कंपनी टू अनदर कंपनी और एनी अदर पर्सन is also a contingent liability. Now the third item is bills discounted but not matured. You have discounted a bill received, and you have already discounted it from the bank, and on the maturity date, if the bill is dishonored by the acceptor of the bill, then ultimately that amount of the bill would be considered as a liability to you, to your company. Okay, सो ये जो बिल डिस्काउंटेड होते हैं ये भी अपने आप में क्या होते हैं, ये एक तरह के दायित्व होते हैं आपके ऊपर। अगर वो बिल के डिसऑनर की घटना हो जाए तो ये कंटिजेंट लायबिलिटीज़ का संबंध किसी घटना विशेष के घटित होने पर किसी दायित्व के हो जाने से संबंधित है। कमिटमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको अभी करना बाकी है, पूरा करना बाकी है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। लाइक आपने कहा था कि आप आप 10 किस्तें चुकाएंगे, दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट। आपको 10 इंस्टॉलमेंट चुकानी थी और वो 10 किस्तों में से 3 किस्तें भी चुकानी बाकी हैं, तो दैट इज़ योर कमिटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अनकॉल्ड लायबिलिटी और पार्टली पेड शेयर्स। कभी कभी जो ऐसे शेयर हैं जिन पे 10 रुपये वाले शेयर थे जिन पे केवल 7 रुपये अभी तक मांगे गए हैं, तो जो 3
ओके, टू अनदर कंपनी वेयर यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इनटू शेयर्स। तो जो शेयर आपने किसी दूसरी कंपनी के खरीदे हैं, अगर उसने अभी तक 10 रुपये में से केवल 7 रुपये मांगे हैं, तो 3 रुपये जब कभी भी कंपनी मांगेगी, आप उसे देने का कमिटमेंट करते हैं, तो वो यहाँ शो किया जाता है अंडर द हेडिंग कमिटमेंट्स इन नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, ये बैलेंस शीट में नहीं आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से शो किया जाता है। और तीसरी चीज़ है एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कभी कभी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे आप उस साल उतना लाभ नहीं कमा पाए एज अ कंपनी, तो वो क्यूमुलेट हो गया है, तो वो एरियर कहलाता है डिविडेंड का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर। ये आपको देना होता है बिकॉज एज अ कंपनी व्हेन यू हैव इशूड दिस काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स you have committed to the shareholders that you will pay the dividend every year. If you are not able to pay the dividend yearly, then ultimately that dividend would be accumulated on the preference shares, and in the next year whenever you have earned uh, sufficient profits, you will pay it back to the preference shareholders, right? तो ये एरियर्स जो होते हैं ये आपके कमिटमेंट का हिस्सा हैं। आप अगर इस साल नहीं पे कर पाए तो अगले साल आप पे करेंगे। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आइटम्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। देखिए, एक बार समरी के तौर पे बताया है कि आइटम अगर सन्ड्री डेटर्स है तो इसकी हेडिंग होगी करंट असेट, और ये दिखाया कहाँ जाएगा, उसकी सब हेडिंग में ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, जाहिर सी बात है ये नॉन करंट असेट होते हैं, इन्हें इंटेंजिबल असेट के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो कुछ आइटम्स हैं जिनकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दोनों हैं, तो वही यहाँ बताने की कोशिश की है। शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड इज़ अ कंपनी, उसमें शेयर हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो और ये ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों मिलके बनते हैं, दोनों शामिल होते हैं। एडवांस रिकवरेबल कैश, एडवांस रिकवरेबल कैश जो है ये करंट असेट है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है। इसका मतलब होता है कि आपने किसी को एडवांस में कुछ पैसा दिया है, वो रिकवरेबल होगा कैश में, तो इट्स अ काइंड ऑफ असेट एंड असेट ऑफ short term nature, okay, until or unless it is said that it is related to long term. But if it is recoverable in cash, it is mentioned in with the name of the asset. तो इसका मतलब क्या है, रिकवरेबल इन कैश, इसमें कैश में कभी भी ये रिकवर किया जा सकता है, तो ये तो शॉर्ट टर्म का ही होगा ना, इसीलिए करंट असेट में दिखाया और उसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में। प्रीपेड इंश्योरेंस की बात करें तो ये करंट असेट है और ये अदर करंट असेट में दिखाया जाएगा। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। वर्क इन प्रोग्रेस करंट असेट में जाएगा और इन्वेंट्रीज में दिखाया जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है गुड्स अंडर कंस्ट्रक्शन, अर्धनिर्मित माल, तो स्टॉक तो इन्वेंट्रीज तो करंट असेट होता ही है, इसीलिए इन्वेंट्रीज में दिखाए जाएंगे। गुडविल की अगर अब हम बात करें तो ये नॉन करंट असेट में आता है और ये इंटेंजिबल असेट है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूँ, नॉन करंट असेट में ये इंटेंजिबल असेट का पार्ट होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कंपनी के अंतिम खाते जब आप तैयार करते हैं तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ऋण पत्रों पर ब्याज। तो ऋण पत्रों पर ब्याज पूरे वर्ष के लिए इसकी गणना करनी चाहिए और तलपट में दी गई ब्याज की राशि से इसकी तुलना करनी चाहिए। तलपट में दिया गया ब्याज गणना किए गए ब्याज से जितना कम होता है तो ये माना जाता है कि जितना आपने दिया है और जितना दिया जाना चाहिए था, तो जो दिया जाना चाहिए था मान लिया वो 1200 होता है 12 महीने का, और आप ये अदत्त ब्याज समायोजित करते समय उसे पे किए गए ब्याज में ऐड कर दिया जाता है। इस अदत्त ब्याज को लाभ हानि विवरण में वित्तीय लागत शीर्षक के अंतर्गत दिखाना चाहिए और चिट्ठे में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पक्ष में अदर करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाते हैं। तो ये बात आपने इसकी ट्रीटमेंट की समझी। दूसरी बात है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती। ये आपको पहले भी समझाया जा चुका है, एक बार देखिए इसे समझते हुए क्या आपको कुछ याद आ रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के निर्गमन के खर्चे, कमीशन या कटौती, इनको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाता है। इनमें से जिस राशि को अगले 12 माह में अपलिखित करना है उसे
अदर करंट असेट में, तथा जो शेष राशि बचती है उसे अदर नॉन करंट असेट में दिखाया जाता है। इन व्ययों को जितना भी हो सके शीघ्र से शीघ्र परंतु ऋणपत्रों की शोधन की तिथि से पहले ही अपलिखित करना चाहिए। अपलिखित की गई जो राशि है उसको लाभ हानि विवरण में दिखाते हैं, कहाँ? फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक, तो जितना इस साल अपलिखित कर दिया उसे लाभ हानि विवरण के फाइनेंस कॉस्ट में दिखाते हैं। जो अगले 12 माह में अपलिखित होना है उसे अदर करंट असेट में दिखाते हैं, और जो अनअमोर्टाइज हिस्सा रह गया है उसे अदर नॉन करंट असेट में दिखाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं संदिग्ध ऋणों की, डाउटफुल डेट्स की। कई बार समायोजन में केवल सूचना के रूप में संदिग्ध ऋण दिए गए होते हैं। ऐसी दशा में चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदार लिखते समय वहाँ इनका केवल वर्णन किया जाता है। जब तक स्पष्ट रूप से आयोजन बनाने के लिए कहा न जाए तब तक इनके लिए कोई आयोजन नहीं करना चाहिए। कई बार देनदार 6 महीने से भी अधिक पुराने होते हैं, परंतु इनका भी कुछ नहीं किया जाएगा। देनदार अगर कहीं पे संदिग्ध ऋण लिखा है तो उसे भी जब तक कहा ना जाए तब तक प्रावधान में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। एक और शब्द आता है इसमें जो कि इसका एक्सक्लूसिवली इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसे प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं, प्रस्तावित लाभांश। जरा ध्यान से समझिएगा ये क्या चीज़ है। देखिए, कंपनी के लाभ का वह भाग जो अंशधारियों को दिया जाता है, हम सभी जानते हैं कि वो लाभांश यानी कि डिविडेंड कहलाता है। तो प्रस्तावित लाभांश की मद जो होती है वो प्रायः समायोजनाओं में दी गई होती है क्वेश्चन के, और इसे लाभ हानि समायोजन विवरण यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, देखिए यहाँ समायोजन जुड़ा हुआ है, ये लाभ हानि विवरण नहीं है, इसे लाभ हानि समायोजन विवरण यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट के अंतर्गत घटाया जाता है। प्रपोज डिविडेंड को क्यों घटाया जाता है? क्योंकि लाभ हानि समायोजन विवरण में जो नेट प्रॉफिट होता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो निकल के आता है वो सीधे सीधे पहले ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, फिर उसका अप्रोप्रिएशन करना होता है। जैसे आपने साझेदारी में अप्रोप्रिएशन किया था ना, कि जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ आपने साझेदारों को सैलरी दी, कुछ कमीशन दिया, कुछ वेतन दिया और कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही करते हैं। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट के हम इधर क्रेडिट साइड में दिखा लेंगे। अगर हम इसे अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बना रहे हैं तो इसे हम पहले ऊपर लिख लेंगे, फिर उसमें से ये आइटम्स घटाते चले जाते हैं। कौन कौन से आइटम्स घटते हैं? इसमें जो आइटम घटते हैं, सबसे पहले तो प्रपोज डिविडेंड की बात की गई है, ये घट जाता है। अभी इसी की बात कर रहे हैं। तो आपने अभी तक जो सुना वो क्या सुना कि लाभ हानि समायोजन विवरण के अंतर्गत प्रस्तावित लाभांश यानी प्रपोज डिविडेंड को घटा करके दिखाया जाता है, लेस करके। पहले इसे डेबिट साइड में दिखाते थे जब खाता बनाते थे, अभी इसे घटा इसके अंतर्गत इसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है। तो इतनी तो बातें आप समझ गए हैं। कुछ चीज़ें तलपट में दी गई होती हैं, ह्रास, डिप्रिसिएशन। यदि ह्रास तलपट के डेबिट पक्ष में दिया गया है तो इसे केवल लाभान विवरण में ही व्यय के रूप में दिखाया जाता है, और यदि तलपट के क्रेडिट पक्ष में दिया हुआ है तो इसे चिट्ठे में संपत्ति में से घटा के दिखाया जाएगा, घटा दिया जाएगा, जिससे यह संबंधित है। ठीक है, अगर यह तलपट के क्रेडिट पक्ष में दिया गया है तो इसे क्या करेंगे, संपत्ति पक्ष में चिट्ठे में घटाएंगे। अगर ह्रास डेबिट में दिया गया है तो इसे लाभ हानि विवरण के डेबिट में दिखाएंगे। अदत्त व्यय अगर तलपट में दिया गया है क्रेडिट पक्ष में तो इसे चिट्ठे में केवल समता और दायित्व पक्ष में अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखा देंगे। पूर्वदत्त व्यय अगर केवल तलपट में दिए गए हैं तो इन्हें आप संपत्ति पक्ष में करंट असेट में दिखा देंगे। ठीक है, अंतिम रहतिया की अगर बात करें तो अंतिम रहतिया अगर तलपट में डेबिट पक्ष में दिया गया है तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करंट असेट्स में इन्वेंटरीज उपशीर्षक में दिखाते हैं। करों का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये अपने आप में एक प्रीपेड एक्सपेंस की तरह है, पूर्वदत्त भुगतान की तरह है। इन्हें संपत्तियों में करंट असेट में अदर करंट असेट में दिखाते हैं, जस्ट लाइक अदर प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन हेडिंग यही रहेगी, इनका यही नाम लिखा जाएगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अंशधारी अंश हस्तांतरण फीस, शेयर ट्रांसफ़र फीस, ये कंपनी की वह आय है जिसे कंपनी अंशों को एक अंशधारी से दूसरे अंशधारी को हस्तांतरित करने के लिए प्राप्त करती है।
एक व्यक्ति ने अपने अंश किसी को बेचे तो ट्रांसफ़र करने के लिए जो फीस मिलता है कंपनी को मिलती है, वही ये फीस है। तो ये तलपट के क्रेडिट पक्ष में खर्चा है, इसे लाभांश विवरण में टैक्स एक्सपेंसेस के अंतर्गत दिखाया जाता है। अंशधारियों को लाभांश डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, तलपट के डेबिट पक्ष में इसे लिखा गया होगा, लिखा हुआ जाता है, यानी लिखा जाता है। तो क्योंकि इसका लाभों के समायोजन के समय प्रयोग किया जाता है, अतः इसे लाभ हानि समायोजन विवरण में घटाकर दिखाया जाता है और कहीं नहीं दिखाया जाता। अंतरिम लाभांश की अगर हम बात करें तो यदि कंपनी के अंतिम खाते बनने से पहले ही चालू वर्ष के लाभ में से संचालकों को के द्वारा लाभांश दे दिया गया है, यानी कि अभी अंतिम खाते बनाए नहीं गए, लाभ हानि का कोई आकलन नहीं हुआ, लेकिन अनुमान है कि अच्छा होगा, तो बीच में ही अगर कोई लाभांश संचालकों द्वारा दे दिया जाता है अंशधारियों को, तो ये अंतरिम लाभांश या इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। यह प्रायः तलपट के डेबिट पक्ष में दिया गया होता है। क्योंकि ये लाभों का समायोजन है तो इसे लाभ हानि समायोजन विवरण में ही इसे घटाते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले अंशधारियों के लाभांश को घटाया होता है। अयाचित लाभांश अभी आया था, ऊपर जिक्र आया था इसका। तो अयाचित लाभांश जो होता है, हमेशा तलपट के क्रेडिट पक्ष में ये दिया गया होता है। इसे हम करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ शीर्षक में दिखाते हैं। डिविडेंड जो आपको मिला हुआ है ये अदर इनकम में जोड़ के दिखाया जाता है, ये आपकी आय है इन्वेस्टमेंट से होने वाली। अदत्त याचना कॉल सिनेरियर जो होते हैं ये तलपट के डेबिट में दी जाती है। ये कंपनी द्वारा याचना करने पर भी अंशधारियों द्वारा जब नहीं चुकाई जाती है तो इसे इक्विटी और लायबिलिटीज़ में कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है। अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस, इसे स्थित विवरण के समता और दायित्व पक्ष में अन्य चालू दायित्वों के अंतर्गत दिखाया जाता है। अंश अपहरण खाता फॉरफीचर ऑफ शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दरअसल ये क्रेडिट में होती है तलपट के, और इसे सम प्रतिभूति प्रीमियम खाता, अगर इसकी हम बात करें तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ये समता और दायित्व पक्ष में रिजर्व और सरप्लस शीर्षक में दिखा दिया जाता है। एक और टर्म है कारपोरेट लाभांश दर, इस ध्यान से सुन लीजिएगा। 1997 से पहले अंशधारी को स्वयं ही उसे प्राप्त होने वाले लाभांश पर आयकर देना होता था, लेकिन वित्तीय अधिनियम 1997 में संशोधन हुआ और उसमें ये कहा गया कि कंपनी ही उसमें कारपोरेट टैक्स जो होगी वो डिडक्ट कर लेगी। तो कारपोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी को ही अब काट करके जमा करना पड़ता है, इसको हम कारपोरेट लाभांश कर बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब व्यापारियों को प्राप्त लाभांश पर कर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से कर कटा हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें एक दो बातें हैं जो समझने की हैं। विभाज्य लाभ क्या होता है इसे जान लीजिए। विभाज्य लाभ, सभी लाभ विभाज्य लाभ नहीं होते हैं, केवल वही लाभ विभाज्य लाभ कहलाते हैं जो वैधानिक रूप से अंशधारियों में लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध होते हैं। सामान्यतया विभाज्य लाभ वे होते हैं जो समस्त व्यय हानियों, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, चालू संपत्तियों के मूल्य में कमी, कर के लिए उचित व्यवस्था करने के बाद और पिछले वर्ष की हानियों का अपलेखन और संचयों के निर्माण के बाद जो भी बचते हैं वो सारे लाभ विभाज्य लाभ कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि विभाज्य लाभ में पूंजीगत लाभों को शामिल नहीं करते हैं, जैसे कि असाधारण प्रकृति के लाभ जिनमें अनावर्ती लाभ आते हैं। अनावर्ती यानी कि जो बार बार नहीं होते, वन टाइम वाले जो होते हैं वो असाधारण प्रकृति के माने जाते हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं करते हैं। अगर वो शामिल है तो उन्हें घटाते हैं। और स्थायी संपत्तियों के विक्रय या पुनर्मूल्यांकन के जो लाभ हैं ये भी इसमें शामिल नहीं करते हैं। स्थायी दायित्व के शोधन पर लाभ, अगर कोई स्थायी दायित्व है जैसे डिबेंचर, उसका अविभाज्य लाभ जितने भी हों आप लाभांश की घोषणा नहीं कर पाते हैं। लाभों का संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, कभी कभी जो प्रॉफिट हमारा होता है उसमें से हम संचय यानी रिजर्व बनाते हैं। तो कंपनी अधिनियम की धारा 205(2)(a) कहती है कि यदि लाभांश की प्रस्तावित दर 10% से अधिक है तो कंपनी को अपने चालू वर्ष के लाभों का एक निश्चित प्रतिशत संचय में हस्तांतरित करना पड़ता है। यानी कि जितना आपने लाभ कमाया है, अगर आप 10% मतलब 10% अगर आप लाभांश दे रहे हैं अपने कमाए गए लाभ में से 10% किसका, अंश पूंजी का 10%,
तो ऐसी स्थिति में आपको एक निश्चित प्रतिशत संचय ज़रूर बनाना होगा। तो वो शर्तें कौन कौन सी यहाँ से देख लीजिए। चुकता पूंजी का अगर आप 10% लाभांश दे रहे हैं या कम दे रहे हैं तो आपको कोई भी संचय बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेड अप कैपिटल का 10% से अधिक और 12.5% तक बनाते हैं तो आपको 2.5% रिजर्व रखना होगा। अगर आप 12.5% से लेके 15% तक का डिविडेंड देते हैं तो आपको 5% का रिजर्व बनाना होगा प्रॉफिट्स का। और इसी तरह से अगर 15 से 20% का आप रिजर्व डिविडेंड दे रहे हैं तो आपको 7.5% का रिजर्व बनाना होगा। 20% से अधिक लाभांश देने की स्थिति में आपको 10% रिजर्व कम से कम रखना होगा। यही नोट्स में इन्होंने आगे समझाया हुआ है। ठीक है, कॉर्पोरेट लाभांश कर क्या होता है ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। इसे हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।